नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। इक्कीस जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा बूथ स्तर पर करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने रामपुर उपमंडल के तहत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं के कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के दिए निर्देश। गलवान घाटी में शहीद हुए अंकुश ठाकुर के शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। विदेश यात्रा के लिए दूसरी खुराक लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में मीडिया से रूबरू प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के दौरान पार्टी के आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही आगामी उपचुनावों व 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया। इसके अलावा बैठक के दौरान कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा की 2 दिवसीय कोर कमेटी बैठक में आगामी योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा मंडी लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। उनके साथ सहप्रभारी कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर और समन्वयक भाजपा विधायक राकेश जम्वाल रहेंगे। वहीं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ प्रभारी के रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती समन्वयक रहेंगे। उन्होंने बताया कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ 2 सह प्रभारियों के रूप में कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल रहेंगे और पार्टी की ओर से समन्वयक डॉक्टर राजीव बिंदल को बनाया गया है। रणधीर शर्मा ने बताया कि जल्द ही हर जिले में भाजपा का अपना कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि 21 जून को भाजपा योग दिवस मंडल स्तर तक मनाएगी, जिसके प्रभारी भाजपा उपाध्यक्ष राम सिंह को नियुक्त किया गया है। 23 जून से 6 जुलाई तक भाजपा वृक्षारोपण के कार्यक्रम बूथ स्तर तक करेगा, जिसके प्रभारी भाजपा उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल होंगे। 25 जून को कला दिवस के रूप में जिला स्तर पर भाजपा कार्यक्रम करेगी, जिसके प्रभारी भाजपा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर जिला स्तर तक के प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम होंगे, जिसके लिए प्रदेश सचिव बिहारी लाल शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर की वर्चुअल कार्य समिति की बैठक के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर एवं राकेश जम्वाल सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से 30 जून को निर्धारित की गई है। इसके बाद जिला कार्य समिति की बैठक का क्रम 1 से 15 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद मंडल कार्य समिति की बैठक 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण होगी। रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा द्वारा वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किए जाएंगे, जिसका शुभारंभ 20 जून रविवार से होगा और यह कार्यक्रम 6 हफ्ते तक चलेगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान की दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सचिव धनेश्वरी ठाकुर द्वारा की जाएगी। इस समिति के सदस्य प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर, राकेश शर्मा और कर्ण नंदा रहेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी खूब हमले बोले। और इस बैठक में पार्टी ने जो पिछले दिनों काम किया है, मुख्यतः कोरोना काल में सेवा ही संगठन अभियान 2 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब लोगों की मदद करने का, सहायता करने का काम किया है। और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे
उनकी सेवा करने का काम किया है। इस अभियान की पूरी समीक्षा इस बैठक में की गई और समीक्षा के उपरांत बहुत सी उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने आए हैं। हमारी पार्टी ने जहां इस दौरान 9,500 के लगभग 9,576 घरों में राशन किट पहुंचाई है, वहीं 15,190 घरों को भोजन मुहैया करवाया है। महिला मोर्चा के माध्यम से मास्क बनाकर वितरित करने का काम पूरे प्रदेश में किया गया और जो आंकड़े आए हैं 11,78,000 के लगभग मास्क जो हैं वो पूरे प्रदेश में ज़रूरतमंद लोगों को बांटे गए। इसके अलावा भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कई विधानसभा क्षेत्रों में, कई मंडलों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, पेशेंट थे, होम आइसोलेशन में थे, उनको इम्यूनिटी किट, कोई च्यवनप्राश, कहीं आयुष काढ़ा देकर उनको मदद पहुंचाने का काम किया। अनेक विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायकों ने, हमारे नेताओं ने लोगों को थर्मामीटर तक, ऑक्सीमीटर तक मुहैया करवाकर भी इस सेवा ही संगठन अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब विदेश जाने वालों के लिए 28 दिन बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें अपने पासपोर्ट की कॉपी और पहली डोज का सर्टिफिकेट विभाग को दिखाना होगा। उसके बाद उन्हें दूसरी डोज लगा दी जाएगी ताकि उन्हें विदेश जाने में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग इसी माह 2 सेशन आयोजित करेगा। 23 और 30 जून को 2 सेशन आयोजित किए जाएंगे। ये दोनों सेशन डीडीओ अस्पताल में आयोजित किए जाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और जिन्हें कोरोना वैक्सीन की एक ही डोज लगी है, वो 23 जून से पहले अपने पासपोर्ट और पहली डोज के सर्टिफिकेट के साथ डीडीयू में अप्लाई कर सकते हैं ताकि उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में दिक्कत न आए। यह दोनों सेशन केवल विदेश जाने वालों के लिए ही आयोजित किए जाएंगे ताकि उन्हें परेशानी न हो। शिमला में हर माह 200 से ज्यादा पासपोर्ट बनाए जाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से कितने लोग विदेशों के लिए जाते हैं। सरकार की ओर से विदेश जाने के लिए केवल 3 कैटेगरी को ही परमिशन दी जा रही है। इसमें पहली कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू के कारण विदेश नहीं जा पा रहे थे, अभी भी उनकी पढ़ाई जारी है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं और उन्हें अब वापस नौकरी पर जाना है। जबकि तीसरी कैटेगरी टोक्यो ओलंपिक की ली गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत जाने वाले खिलाड़ियों या उनके साथ टीम मेंबर्स को भी यहां से परमिशन दी जाएगी। ऐसे में उन्हें पहले ही डोज लगा दी जाएगी। जो भी विदेश जाने के इच्छुक हैं और वो केवल 3 कंडीशंस में हमारे को परमिशन दी गई है। एक, जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई बीच में जारी है, किसी कारणवश वो यहाँ फंस गए थे, वो वापस जाना चाहते हों, या कोई कामकाज के सिलसिले में अपने जॉब रिलेटेड उसमें दोबारा जाके ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, तो वो लोग। और तीसरा है जो ओलंपिक्स जो आ रहे हैं अभी हमारे टोक्यो ओलंपिक्स, उसके रिलेशन में यदि कोई उसका कंटिजेंट का पार्ट है, तो ये 3 कैटेगरीज के लिए एग्जेम्पशन है कोविशील्ड की सेकेंड डोज के लिए। जो अब तक कोविशील्ड की सेकेंड डोज हम आमतौर पे हम 84 डेज़ के बाद लगा रहे हैं, वही इन 3 कैटेगरीज के लिए हम 28 दिन में लगाना पड़ेगा। और ये इसलिए है क्योंकि उनको फॉरेन ट्रैवल के दौरान उसकी सेकेंड डोज और वैक्सीनेशन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और वो सर्टिफिकेट उनका पासपोर्ट के साथ लिंक करना है। तो ये जो एग्जेम्पशन है ये केवल कोविशील्ड वैक्सीन के लिए है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनके तो वैसे ही सेकेंड डोज 4 to 6 वीक्स में लगनी है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर इस तरह के कोई भी लोग अगर अपने वैक्सीनेशन के इच्छुक हैं और बाकायदा उन्होंने फर्स्ट डोज लगाए हुए उन्हें 28 दिन कंप्लीट होने चाहिए, तभी हम उनको कंसिडर करेंगे और वो अपना प्रूफ सबमिट करेंगे कि वो किस पर्पस से फ़ॉरेन जा रहे हैं, उसका हम एग्जामिनेशन करके और फिर उन्हें बुलाएंगे। तो हमने इसके लिए 2 सेशंस अब तक चयनित किए हैं। एक हमने रखा है 23 तारीख को, 23
ऑफ जून को और दूसरा 30 जून को रखा है। तो उससे पहले हमें उनके आवेदन यहाँ पे मिल जाने चाहिए अलॉन्ग विद उनकी जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसके साथ ही उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा अपने जॉब रिलेटेड या अपनी पढ़ाई से संबंधित, और तीसरा उन्हें अपना पासपोर्ट भी साथ में देना पड़ेगा, तो ताकि हम उनकी वैक्सीनेशन जो है उसको पासपोर्ट नंबर के साथ लिंक कर सकें। जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति के तबादले को लेकर जिला के पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध स्वरूप जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 8 भटियारा जोगिंदर सिंह पंकू के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति का तबादला न करने के लिए एक ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा है कि यदि डीसी कांगड़ा का तबादला होता है तो जिला कांगड़ा के 90% पंचायत प्रतिनिधि एवं पूर्व पंचायत प्रतिनिधि सरकार के विरुद्ध होंगे और जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें सरकार से मांग की जा रही है कि जिस प्रकार सुनने में आ रहा है कि डीसीओ के तबादले होंगे, सरकार से निवेदन है कि जिला कांगड़ा का जो डीसी हैं श्री राकेश कुमार प्रजापति जी, उनका तबादला न किया जाए, क्योंकि कोविड काल में लगातार 2 साल बीत गए हैं, जिसके चलते हुए डीसी साहब का शासनकाल भी 2 साल का हुआ है और उनका तालमेल लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पर है और फ़ोन के माध्यम से हर समस्या का समाधान करते हैं। एकमात्र जिला में ऐसे डीसी आए हैं जिनको फ़ोन के व्हाट्सएप के माध्यम से भी समस्या का समाधान वो करते हैं। जिस प्रकार सरकार के द्वारा जनमंच कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन हमारे डीसी श्री राकेश कुमार प्रजापति जी के द्वारा प्रतिदिन जनमंच जो वो अपने जिला कार्यालय में रखा गया है। वीआईपी कल्चर वहाँ पे खत्म है, किसी भी प्रकार का एंट्री पास वहाँ पे नहीं लगता है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि किसी भी प्रकार का आगे आने वाले समय में आंदोलन न किया जाए। उसके चलते हुए सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि जिला कांगड़ा के डीसी का तबादला न हो। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटरों की लंबित मांगों को पूरा करने के सरकार से मिले आश्वासन के बाद निजी बस ऑपरेटरों ने बस सेवाएं शुरू कर दी हैं। निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव कमल ने बताया कि बस ऑपरेटरों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर से मिला और उन्हें अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी ने बस ऑपरेटरों की मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ऑपरेटरों ने जनहित में निजी बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। हमारा एक निजी बस ऑपरेटर का प्रतिनिधि मंडल पीटर हॉफ में माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर से मिला। वहां पर हमने टैक्स माफ़ी को लेकर तो मांग की ही, इसके अतिरिक्त जो बैंक के जो डिफ़ॉल्टर हुए, जो बैंक की किस्तें जिनकी टूटी है, उनमें राहत देने का भी उनसे निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त खड़ी गाड़ियों की इंश्योरेंस खत्म हो गई, उस इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने की भी हमने उनसे मांग की है। तो उन्होंने भी बड़े स्वार्थपूर्ण वातावरण में हमारी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उनके साथ भी कम से कम आधा घंटा बड़े ही स्वार्थपूर्ण वातावरण में बात हुई। उन्होंने हमारी समस्याओं को जायज़ ठहराया और हमारी मांगों को भी जायज़ ठहराया। उसके पश्चात उन्होंने तुरंत वहाँ से माननीय परिवहन मंत्री महोदय की से फ़ोन पे बात की कि निजी बस ऑपरेटर मेरे पास आए हैं, आप उनकी समस्याओं को सुनो और उनकी समस्याओं को समाधान करो। उसके पश्चात हम सचिवालय गए, सचिवालय में माननीय परिवहन मंत्री महोदय से बात की और जिस स्वार्थपूर्ण वातावरण में उन्होंने हमसे बात की और जिस तरीके से उन्होंने बात की है और उन्होंने आश्वासन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो हमारी मांगी है वो बिल्कुल जायज़ है और जो कैबिनेट के फैसले में जो कमियां रह गई थी उसको भी हम पूरा करने का जल्दी ही प्रयास करेंगे। मानसून का आगाज होते ही राजधानी शिमला में भूस्खलन के मामले भी बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर निगम शिमला की परिधि में आने वाले बैमलोई क्षेत्र में भी देखने को मिला। डंगा ढहने से साथ लगते लेडी हार्डिंग कॉटेज को भी खतरा हो गया है। भवन में एक एनजीओ का कार्यालय है जिसमें कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि सड़क के साथ चल रहे कार्य की सुस्त गति के कारण यह हादसा पेश आया है, जिससे साथ लगते भवन को खतरा हो गया है। ये लेडी हार्डिंग कॉटेज है और यहाँ पर हम लोग बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनमें कि ई हेल्थ सेंटर पहला है जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग आए दिन आते हैं और दवाई प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर्स हेल्पलाइन हम लोग चला रहे हैं। तो पूरे हिमाचल से हम लोगों को यहाँ पे कॉल्स आती हैं बुज़ुर्गों से जुड़ी। और इसके अलावा बहुत सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर भी है, तो बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी विभिन्न विषयों पर काउंसलिंग की जाती है। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत ये रोड चौड़ा किया जा रहा है
और पिछले 1 महीने पहले इन्होंने हमारे बिल्डिंग के डंगे के बिल्कुल बराबर से खोद दिया था और हमने इनसे बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ आप इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करिए क्योंकि हमारी बिल्डिंग के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन ये एक नहीं सुनी इन लोगों ने। और आप देख सकते हैं नतीजा, पिछली रात 9:30 बजे हमारे ऑफिस के आजू बाजू से ये डंगा गिर गया है और अभी हमारी बिल्डिंग के लिए भी बहुत खतरा बन गया है। ये गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली निवासी हरपाल सिंह राणा ने नगर निगम शिमला के महापौर सत्या कांडल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 वर्षों से कई राज्यों से इस मांग को उठा रहे हैं, जिस पर कई राज्यों की सरकारों ने सकारात्मक पहल करते हुए इस विषय पर शोध के लिए बजट अलॉट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प घोषित किए गए हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय औषधि भी घोषित होनी चाहिए। गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने के लिए और गिलोय को पेटेंट कराने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों में सरकार की तरफ से काफ़ी सकारात्मक जवाब आए हैं। बहुत से राज्यों में इसके शोध होने आरंभ हो गए हैं, इसके ऊपर इसका बजट अलॉट हो गया है और ऐसा आश्वासन मिला है भारत सरकार से और दूसरे राज्यों से कि शायद ये केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औषधि घोषित की जा सकती है। उसका कारण ये है कि जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, हमारी राष्ट्रीय बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय औषधि नहीं है। तो ये राष्ट्रीय औषधि घोषित हो, इसके लिए बहुत से व्यक्ति बहुत समय से पहले, मेरे से पहले भी प्रयास कर रहे थे और वो सब मिलके मैंने उन सबको एकत्रित किया। कल एक बॉम्बे से एक डॉक्टर का फ़ोन आया, एक लेडीज़ डॉक्टर का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रयास है और हम इसमें हम पहले से ही लगे हुए हैं। तो ये पूरे भारत के लोगों को जो गिलोय पे काम कर रहा है उनको जोड़ के ये एक साथ गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने का प्रयास किया जाए तो ये जल्दी होगा। इसी के उसमें प्रयास में आज यहाँ की जो मेयर साहिबा हैं, हम शिमला की, उससे मिले और उनका जो व्यवहार है और जो उनसे बातचीत हुई बहुत अच्छा लगा। हालांकि शिमला में ये कहते हैं कि कामयाब सही प्रकार से नहीं हो पाती है ठंड की वजह से, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल में ये अधिक से अधिक लगाई जाएगी और इसको राज्य स्तरीय, राज्यों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको राज्य स्तरीय औषधि घोषित किया जाए। जैसे बहुत से राज्यों ने अपनी अपनी पक्षी घोषित कर रखे हैं, राज्य स्तरीय भी इसको घोषित किया जा सकता है। तो राज्य स्तरीय भी औषधि घोषित हो, ये भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेजर जनरल JS संधू AVSM अतिरिक्त महानिदेशक NCC निदेशालय ने 16 जून को NCC समूह मुख्यालय शिमला का दौरा किया। जनरल ऑफिसर को शिमला समूह की इकाइयों द्वारा की गई NCC गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने स्कूलों, कॉलेजों के NCC कैडेट्स द्वारा की गई गतिविधियों और कोविड काल के दौरान स्थानीय लोगों को शिक्षित करने की दिशा में समाज में उनके योगदान के बारे में बताया। जनरल ऑफिसर ने एनसीसी इकाइयों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एनसीसी प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। एडीसी ने कैडेटों को प्रशिक्षण देने और उन्हें बेहतर नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाने के लिए एनसीसी इकाइयों के प्रयासों की सराहना की। मेजर जनरल JS संधू ने शिमला समूह के अधिकारियों के साथ बातचीत की और कैडेटों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने कमांडिंग अधिकारियों और उनके पूरे स्टाफ के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने कोविड के दौरान विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एनसीसी कैडेटों से निरंतर बातचीत की और प्रशिक्षण के लिए नवीन तरीके तैयार किए। एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, ये यकीन करने के लिए जो जो हमारी फ्यूचर सिटीजन्स हैं उनमें डिसिप्लिन, उनमें पेट्रियाटिज़म और उनमें एक ये भावना पैदा की जाए कि देश की जो फ्यूचर लीडरशिप है वो एक बहुत ही मोटिवेटेड लीडरशिप आने वाले सालों में हमारे पास हो। कोविड ने इनिशियली कुछ देर तक जो है हमारी एक्टिविटीज़ पे जो है थोड़ा सा कंस्ट्रेंट डाला था, लेकिन जल्द ही पिछले साल से हमने जो है इस तरीके के इस तरीके के ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया कि जो कैडेट है घर पे ही रह कर के जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर पाए। उस लिहाज से पिछले साल एक ट्रेनिंग ऐप जो है डिफेंस मिनिस्टर ने, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, जिससे
जो स्टूडेंट्स को अपने घर पे ही अवेलेबल था। सिमिलरली इस साल एक ट्रेनिंग ऐप 2.0 डिफेंस सेक्रेटरी ने लॉन्च किया है। जो ट्रेनिंग ऐप जो पिछले साल लॉन्च हुआ था उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, और जो कमी पेशियाँ और त्रुटियाँ पिछले ट्रेनिंग ऐप में थी उन त्रुटियों को दूर करके अब कैडेट्स के पास ज़्यादा ट्रेनिंग मटेरियल है अवेलेबल, और घर की सेफ्टी में रहकर भी जो है एनसीसी की ट्रेनिंग की जा सकती है। समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही दशमेश सेवा सोसाइटी ने सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे रोटी बैंक के तहत जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन वितरित किया। सोसाइटी के सचिव सत्येंद्र कौर ने बताया कि कोरोना काल के दौरान सोसाइटी द्वारा जहां लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया, वहीं सैनिटाइजेशन के कार्य के साथ साथ लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। कोरोना काल के कठिन समय में दशमेश रोटी बैंक द्वारा 110 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। दशमेश रोटी बैंक के तहत नाहन में इस सोसाइटी द्वारा हर महीने 40 से 50 परिवारों को मुफ्त राशन वितरित किया जाता है, मगर इस बार कोरोना के चलते अधिक परिवारों तक राशन पहुंचाया गया। गौर हो कि सोसाइटी पिछले करीब 3 सालों से समाज सेवी कार्यों में जुटी हुई है। हर महीने दशमेश रोटी बैंक की तरफ से यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जाता है। आज हम इसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ से आए हैं, जैसे कि हर महीने आते हैं, पर पूरे संगत के सहयोग से जो रोटी बैंक ने ये सेवा शुरू की है। कोविड काल में भी सभी ज़रूरतमंदों को डोर टू डोर राशन पहुँचाया गया है, सब्जियों की सेवा की गई है, उनकी मेडिकली सेवा भी सारी की गई है, जिसके लिए हम दसवें पातशाह के बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हैं कि वो हमसे ये सेवा ले रहे हैं। आज भी हम इसी प्रोग्राम के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो महीने के महीने ज़रूरतमंद लोगों को राशन दिया जाता है। सरकार की ओर से शुरू की गई अनलॉक 2 की प्रक्रिया के चलते शाहपुर के एसडीएम मुरारी लाल ने लोगों से अपने स्वास्थ्य को लेकर उतनी ही एहतियात बरतने की अपील की है जितनी उन्होंने संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू के दौरान बरती है। मुरारी लाल ने कहा कि ये इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सजगता और सतर्कता बरतें ताकि कोरोना की थर्ड वेव को आने से रोका जा सके। कि जिस तरीके से इन्होंने पहले प्रशासन को सहयोग दिया है, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग को अपना के और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करके, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस अनलॉक हुआ है 2, इसमें भी वो सारी जो प्रिकॉशन है वो ले और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दे और जो भी हमारा प्रोटोकॉल है इसको पूरी तरह से फॉलो करें। जैसे गांव में भी हम लोग मतलब विजिट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हमारे जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार जा रहे हैं और जो हमारे प्रधान उप प्रधान हैं और जो भी मतलब सम्मानित मेंबर है वे भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन जो लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी इसके बारे में अवेयर नहीं है, उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं अपने जो भी हमारे नुमाइंदे उनके माध्यम से, और ख़ुद भी हम उन लोगों को मतलब जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गलवान घाटी में 1 साल पहले शहीद हुए अंकुश ठाकुर के शहीदी दिवस के अवसर पर उनके पैतृक गांव में जहां बाबा बालकनाथ निस्वार्थ सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, तो वहीं शहीद अंकुश के घर में म्यूजियम की स्थापना की गई ताकि शहीद अंकुश की यादों को इसमें समेटा जा सके। रक्तदान शिविर के दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें 100 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। गलवान घाटी में 1 साल पहले शहीद हुए अंकुश ठाकुर के शहीदी दिवस के अवसर पर उनके पैतृक गांव में बाबा बालकनाथ निस्वार्थ सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वह भी बढ़ चढ़कर देश सेवा के लिए आगे आए। वहीं उन्होंने रक्तदान करने पहुंचे युवाओं का भी आभार व्यक्त किया। मेरा युवा पीढ़ी से अब यही अनुरोध रहेगा कि वो देश प्रेम की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दें और नशे को छोड़ के देश प्रेम को अपने। वहीं शहीद अंकुश के पिता अनिल कुमार ने बताया कि शहीद अंकुश की याद में घर पर म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें अंकुश की यादों को सहेजा गया है। उन्होंने कहा कि आज एक पूरा साल अंकुश की शहादत को हो चुका है, लेकिन आज भी अंकुश हमारी यादों में जिंदा है। अंकुश को आज 1 साल पूरा हो गया। आज पढ़ेंगे वो सिटी पड़ता उसका अंकुश का, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ म्यूजियम बनाया हुआ है ताकि उसकी जो भी यादें हैं वो इसी हाल में रहें और जो भी यहाँ पे आए विजिट करने के लिए आए तो यहाँ बैठे देखें और उसको याद किया जाए, इसी मकसद से बनाया इसको। कोरोना
कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में राहत मिलते ही बिलासपुर की सड़कों पर यातायात बढ़ गया है, जिसके कारण कई जगह सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े होना शुरू हो गए हैं। इस ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस टीम फील्ड में उतर गई है। पुलिस लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक करने के साथ ही नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों के चालान भी कर रही है। यातायात पुलिस प्रभारी भगत राम ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि वे यातायात नियमों की अवहेलना न करें। ट्रैफिक पुलिस जो है लोगों को जागरूक कर रही है ताकि वो वायलेशन ना करें। हमारा मकसद चालान काटना नहीं, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना है। हम लोगों से आग्रह करते हैं आम जनता से कि हर कहीं जो है अपनी गाड़ियां खड़ी ना करें, जो पार्किंग प्लेसेस है उन पे पार्क करे गाड़ी को। इस तरह की वायलेशन आ रही है नज़र तो उसका चालान काटा जा रहा है। हिमाचल में बरसात के मौसम में पेड़ गिरने का खतरा बढ़ जाता है। शिमला में भी हर साल बरसात व बर्फबारी के कारण पेड़ गिरने से भारी नुकसान होता है। राजधानी के रिहायशी इलाकों में 300 पेड़ ऐसे हैं जो लोगों के साथ लगते भवनों के लिए खतरा बने हुए हैं। ये पेड़ बरसात में कभी भी गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। इन पेड़ों को काटने के लिए स्थानीय लोग नगर निगम शिमला, वन विभाग और जिला प्रशासन से काफी समय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन पेड़ों को काटने की अनुमति वन विभाग से नहीं मिल पा रही है। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि पेड़ों को काटने के लिए प्रस्ताव वन विभाग और सब कमेटी को अनुमति के लिए भेज दिया गया है। राजधानी शिमला में 300 पेड़ ऐसे हैं जो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, जो कि बरसात में कभी भी गिर सकते हैं और बड़ा हादसा भी हो सकता है। बता दें कि सरकार की ओर से बनाई गई सब कमेटी हर साल बरसात से पहले ही खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति देती थी, लेकिन इस बार हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से शहर में पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगाने के बाद शहर में नगर निगम लोगों के लिए खतरा बने पेड़ों को नहीं काट पा रहा है। ऐसे में बरसात में शहर में इन पेड़ों के गिरने से बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि शहर में करीब 300 पेड़ खतरनाक है और इनको काटने के लिए वन विभाग और सब कमेटी को अनुमति के लिए भेजा गया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका पर सुनवाई के दौरान शहर के अंदर पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट इन पेड़ों को काटने की अनुमति देगी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे कि जी बरसात आ गई है, हमारे पेड़ खतरनाक है और फोटो में मुझे दिखा रहे हैं। अभी जो मैं वहाँ पे जैसे पीटर हॉफ में गई, उन्होंने 3-4 पेड़ मुझे दिखाए तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कहा कि हम अपना प्रोसेस जारी रखेंगे, कि इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करके केस हम जो है सब कमेटी को भेजेंगे और मैं समझती हूँ तब तक माननीय उच्च न्यायालय भी इसमें अपने आदेश दे ही देंगे। कोरोना सहित अन्य बीमारियों से लोग बच सकें, इसके लिए योग पर जोर देने के साथ साथ आयुर्वेद विभाग आयुष काढ़े को भी ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ताकि गांव के उन लोगों को भी काढ़ा आसानी से मिल सके जो संक्रमित होकर होम क्वारंटीन है। कांगड़ा जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर अंजलि शर्मा ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सुबह 7:30 बजे वर्चुअली मनाया जाएगा। वहीं योग से हम कैसे निरोग रह सकते हैं, इस दिशा में बाकायदा वर्चुअली योग करवाकर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर अंजलि शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सुबह 7:30 बजे वर्चुअली मनाया जाएगा। दूसरे चरण में 5,700 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बाकायदा 288 ग्रुप बनाए गए हैं। जिला स्तर पर डॉक्टर आशीष नोडल अधिकारी हैं, जबकि उपमंडल स्तर पर भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो सुबह 10 बजे और शाम के 6 बजे के बाद जिला आयुर्वेदिक कार्यालय को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। इस दिशा में बाकायदा कैलेंडर के तहत रोजाना योग के एक विषय पर योग करवाया जाता है। दूसरे चरण में आम जनमानस व हेल्थ वर्कर, ऑक्सीजन की जरूरत वाले लोग, बुजुर्ग लोग व बच्चे और कोविड से संक्रमित होने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाले लोगों को भी जोड़ा गया है, ताकि वह योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। उन्होंने जानकारी दी कि पहले चरण में 235 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें करीब 790 लोगों को लाभान्वित किया गया। वहीं आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर व फार्मासिस्ट डोर टू डोर दस्तक देकर लोगों का कुशल क्षेम जानने के साथ साथ उन्हें दैनिक जीवन में कैसे स्वस्थ रहना है, इसके लिए किस प्रकार की दैनिक दिनचर्या के तहत योग को शामिल करने का आह्वान करने के साथ उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में हमने ये करना था कि हम इसको क्यों मनाते हैं, योग का क्या कारण है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है।
दूसरा हमारा टारगेट जो था वो जैसे हमारा कोविड पेशेंट के लिए या अब सेकेंड फेज़ में जनरल पब्लिक के लिए भी लोगों को योग इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम, क्योंकि जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारा सारा जो ये है वो ठीक होगा, तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो आयुर्वेद का जो टारगेट है वो लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो वो जो है हम योग के द्वारा अपनी मेडिसिन के द्वारा ये बढ़ाने का। और मैं ये बताना चाहती थी कि फर्स्ट फेज़ पे हमने क्या कवर किया और सेकंड फेज़ के टारगेट हमारे क्या हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें यही है कि अब हम ये रखेंगे कि फ़र्स्ट फेज़ हमारा बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे रिस्पांस आए हमारे, जैसे कि जिन भी पेशेंट को हम करवा रहे थे उन सभी का ये आया, सब जगह से हमें फीडबैक ये मिली कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या योग करके या जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया, गाइडेंस दी, क्योंकि हमारे पूरी जो टीम है आयुष विभाग की वो पूरी लगी हुई है इस वक्त इसी कारण। तो कुछ डीसीसी में हमारी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, 12 हमारे डॉक्टर जो हैं डिजास्टर में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, डे नाइट दे रहे हैं वो। तो हमारा मकसद यही था कि हम अपने प्रोग्राम को आपको बताएं कि आयुर्वेदा विभाग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमारा क्या हो रहा है। प्रदेश के हमीरपुर जिले के बागवान भी अब सेब की फसल से पैसे कमा रहे हैं। हर घर के बाहर बागवानों द्वारा सेब के 4 से 6 पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं जिला के भोरंज उपमंडल के गांव सेव के एक परिवार ने 3 तरह की वैरायटी के सेब का उत्पादन करके मिसाल कायम की है और अपनी जमीन से तैयार किए गए सेबों से लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। बागवान संतोष कुमारी ने बताया कि 5 साल के बाद सेब के पौधों से फल लगना शुरू हो गया था, जिससे अब अच्छा उत्पादन हो रहा है। उन्होंने बताया कि सेब के अलावा आड़ू, खुमानी, आम, लीची, अमरूद के पौधे भी लगाए गए हैं। संतोष कुमारी ने बताया कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे युवा सेब के बगीचे लगाकर बागवानी क्षेत्र में स्वरोजगार अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि बगीचे तैयार करने में मेहनत तो लगती है, लेकिन इससे सालाना अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है, खाद गोबर बोल का लेना पड़ा, फिर सारा बच्चे भी लेबर भी सब ने इकट्ठा मिल कर के काम किया हमने। फिर 5 साल बाद फल देने लग गए। 5 साल के बाद फिर अब फल दे ही रहे हैं अच्छी तरह से, पर इसकी देखभाल बड़ी करनी पड़ती है। अगर बरसात के दिनों में इसके दीमक वाली दवाई डालनी पड़ती है, नहीं तो ये इनकी जड़ों को काट के पौधा खड़ा ही सूख जाता है। फिर काफ़ी इससे आमदन का जरिया है अच्छा। अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो अपनी मेहनत करके कुछ भी कमा सकता है आदमी अपने, मतलब ऐसा नहीं है भाई हमारी आमदन का जरिया नहीं है। वहीं संतोष कुमारी के बेटे कमलजीत ने बताया कि गत साल भी बागवानी से 2 से 3 लाख की आय अर्जित की गई है। उन्होंने बताया कि करीब 14 क्विंटल से ज्यादा सेब का उत्पादन किया है, जिसे हमीरपुर सब्जी मंडी में बेचा गया है। उन्होंने बताया कि शुरू में नतीजा कम आता है, लेकिन बाद में सही ढंग से देखभाल करने के बाद पैदावार भी बढ़ी है और आय भी दोगुनी हुई है। ये मतलब लाख 2 लाख तक का चला जाता है सारा मिला के, मतलब घर से भी ले जाते हैं, मंडी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ लोग स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट भी देते हैं अपनी। सो मतलब चीज़ जो अब बढ़ ही रही है, मतलब जिस हिसाब वही होता है ना कि डे टू डे लाइफस्टाइल जब आप स्पेंड करते हैं किसी चीज़ के साथ, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो आप चीज़ और बेटर करते हो, तो नई इनोवेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस सेंस में मतलब चीज़ें बेटर ही हो रही हैं, आगे ही जा रही हैं, मतलब बैकवर्ड पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाकी नफ़ा नुकसान तो चला ही रहता है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही राजधानी शिमला में हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। शिमला के बामलोई में स्मार्ट सिटी के तहत सड़क को चौड़ा करने के लिए लगाए जा रहे डंगे के ढहने से यहां साथ लगते मकानों को खतरा हो गया है। वहीं देवनगर में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से भारी बारिश से मलबा और पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है, जिससे प्रभावितों को काफी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में 2 दिन से हो रही भारी बरसात ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। देर शाम हुई तेज वर्षा से देवनगर में लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नुकसान का जायजा लेकर राहत देने की गुहार लगाई है और नगर निगम से इस क्षेत्र में नालियों को दुरुस्त करने की भी मांग की। इसके अलावा शहर भर में नालियां ब्लॉक होने से पानी रास्तों पर बहता रहा। हालांकि नगर निगम द्वारा बरसात से निपटने के बड़े बड़े दावे किए गए थे और शहर के सभी छोटे बड़े नालों को दुरुस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन बीती रात हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। और हमारे अंदर जो है सारे में पानी घुस गया और सारा मलबा ऊपर से नीचे आ गया
और सबका पीछे का पानी भी, और इसमें निकासी ढंग से है नहीं, और सारा पानी आ गया और सारे परेशान हो गए। मेरे तो किराएदार भी सारे चले गए यहाँ से डर के मारे, और ना हम सारी रात सो पाए। और अब पाइपें टूट गई, मेरी सारी पानी की टूट गई, और डंगा। हाँ, अगर कोई जाता यहाँ से, अगर कुछ किसी को हो जाता तो नुकसान हो जाना था। और पानी ऊपर इतना इकट्ठा हो गया कि पूरा दरिया बन गया। और रात को भारी बारिश के चलते बहुत यहाँ नुकसान हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं चारों तरफ। और अभी नुकसान का अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितना का नुकसान हुआ है, पर फिर भी हमारी पाइपें और दीवार को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसमें ऊपर की तरफ जो ग्रिलें हैं उनका भी नुकसान हुआ है। और नुकसान इतनी ज़ोर से इसमें जब बारिश आई थी तो इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। शाम को अराउंड जब डिनर का टाइम था, उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, और एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, तो हम लोग बहुत डर गए कि क्या हुआ। और जब हम लोग नीचे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जो पीछे खेत बनाए हुए वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। तो वो एकदम से जो पीछे थोड़ा ये ब्रिक्स की वॉल थी, एक अगली सेफ्टी वॉल टाइप बनाई थी, तो वो टूट गई थी, और उसकी वजह से सारा मिट्टी और ये मलबा पूरा पानी नीचे आ गया था, कीचड़ वाला पानी। तो यहाँ पे इनफैक्ट जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे जो रूम्स हैं 2 सेट्स हैं, उनके अंदर भी चला गया था पानी, और उसकी वजह से बहुत इनकन्वीनियंस है। तो ये इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा मतलब खतरे वाली बात है। ऑल ऑफ सडन इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि ये यहाँ से सारा जो ये मलबा है ये सारा नीचे गिरा। अगर आप ये सोचो कि कोई चल रहा होता, उसकी जान पे खतरा थी ये चीज़, कि इतने बड़े वो है ये। चलो हम मानते हैं कि जो पानी है नीचे को आता है, लेकिन एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जो काउंसलर है हमारी, उनसे ये मांग है कि आप प्लीज़ यहाँ पर आए और यहाँ विजिट करें, देखो ज़रा कि क्या हालत है यहाँ पर। वहीं नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि बीती रात काफी तेज बारिश हुई है और शहर में कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जैसे कि हम हर साल जब बारिश से पहले हमारी नगर निगम की बहुत तैयारी रहती है कि हमने किस तरह से ड्रेन्स खोलने हैं, किस तरह से जो रास्ते हैं उनको हमने साफ़ करना। तो पिछले कई दिनों से जो हमारी लेबर है, चाहे रोड एंड बिल्डिंग में है, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग में, ये सब लेबरें जो है सड़कों पे जो है ड्रेन्स खो रहे हैं। जो कई बार जो ड्रेन जो पत्तियों से भर जाती है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग उसको खो रहे हैं। लेकिन अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि कल जो रात को बारिश हुई है उससे शहर में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं अभी अधिशासी अभियंता से और नगर निगम प्रशासन से इस मामले में बात करूंगी कि जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आई है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे खुशी की बात हमें ये भी है कि हमें कल आपने जैसा देखा होगा कि पावर कॉरपोरेशन ने हमें 2 मशीनें दी है, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। 1 करोड़ की मशीन है। इसमें एक सबसे अहम जो हमें मशीन दी है वो ये है कि सीवरेज लाइन कहीं बंद हो जाती है, या जैसे पानी की ड्रेन्स पत्तियों से या किसी और चीज़ों से बंद हो जाती है, तो हम उसमें इसको 100 मीटर की दूरी तक इस मशीन के माध्यम से उसमें हम सफाई कर सकते हैं। और ये मशीन हम बहुत जल्दी इस काम में लगाएंगे। और दूसरी मशीन जो हमें उन्होंने प्रोवाइड की है वो ये है कि जो जब हम रोड पे सफाई करते हैं तो सफाई के बाद जो है साथ साथ घास लगा होता है, तो 50 मीटर की दूरी पर हम उस पहाड़ी से इस मशीन के माध्यम से घास भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मशीनें बहुत ही फायदेमंद हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।